हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 12 में मोललता और मोलरता के बारे में, जो कि सांद्रता पदों को व्यक्त करने की एक यूनिट होती है। आज पढ़ेंगे हम पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। ये भी सांद्रता पद को व्यक्त करने का एक यूनिट ही है। आज पढ़ना है हमें पीपीएम। तो पीपीएम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दस के घात 6 ग्राम विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा पीपीएम कहलाती है। पीपीएम कहलाती है। अब पीपीएम को जानने के लिए हमें करना क्या होता है? एक फार्मूला होता है इसका। विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में इसे गुणा करना है 10 के घात 6 से। तो हमें मिल जाएगा क्या? पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, एक किलोग्राम जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। तो ऑक्सीजन की मात्रा पीपीएम में ज्ञात कीजिए। पीपीएम में ज्ञात कीजिए। अब फार्मूला हम जानते हैं। पीपीएम बराबर क्या होता है? पीपीएम बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 के घात 6। अब विलेय क्या है हमारा? विलेय है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भार है 5 × 10 के घात -3। तो इसे लिखेंगे बटे विलयन का भार कितना है? 1 किलोग्राम। तो इसे हमें लिखना किस में है? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और गुणे 10 के घात 6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे भैया। 5 × 10 के घात -3 बटे 10,000 जो लिखा है इसे हम 10 के घात 3 भी लिख सकते हैं और गुणे 10 के घात 6। अब इसे और सॉल्व करेंगे। पाँच × 10 के घात -3 और बटे कितना था? 10 के घात 3 और गुणे 10 के घात 6।
अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 के घात 3 जो प्लस में है ये ऊपर जाने पर माइनस में हो जाएगा, -3, फिर गुणे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ अगर चिन्ह प्लस का होता है तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है और माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 और ऊपर का 10 के घात 6 ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या हुआ 10 घात -3 10 घात -3 यानी 10 घात 6 हो गया, ये -6 और ये 10 घात +6 तो ये कट गए, बचा क्या 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। पाँच 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.02 ग्राम फ्लोराइड है। फ्लोराइड की मात्रा ppm में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं ppm बराबर फार्मूला क्या होता है, ppm बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 के घात 6। तो विलेय का भार कितना है 0.02 ग्राम और विलयन का भार कितना है 500 ग्राम गुणे 10 के घात 6। अब क्या करते हैं हम यहाँ से दशमलव को हटा देते हैं। तो यहाँ 0.2 अंक बाद है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाकर इस दशमलव को घटा सकते हैं। अब ये हो गया 2/50,000 गुणे 10 के घात 6। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 10 के घात 6 बटे 50,000। तो इस 50,000 को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के घात 4। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात 6 इधर था ऊपर और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के घात +4 था, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, नीचे बचेगा 5। अब क्या हुआ 6 में से 4 घट गया तो बचा कितना 2। तो 2 गुणे 10 के घात 2 बटे 5। 10 के घात 2 को हम कितना लिख सकते हैं 10 का गुणा 2 बार करेंगे 10 गुणे 10 यानी कि 100। तो 2 गुणे 100 यानी हो गया 200 ये और नीचे बचा 5। 5 से 200 को भाग कर देंगे तो आ जाएगा 40 ppm। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़ना है ठोस की द्रव में विलेयता। ये क्या होता है कि किसी विलायक में निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलीन ठोस की निश्चित मात्रा ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है।
ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। इसे दूसरी तरह से भी बताया जा सकता है कि किसी विलायक में ठोस की अधिकतम घुली हुई वह मात्रा जिससे संतृप्त विलयन बनाया जा सके वह भी ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। अब संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें एक निश्चित मात्रा का विलेय डाला जाए और विलयन पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी विलायक में, मान लीजिए जल में हम नमक घोलते हैं, तो नमक की वह निश्चित मात्रा जो इस जल को संतुष्ट कर दे, मतलब कि उससे ज़्यादा नमक या जल ना घोल सके, तो यह हो जाएगा संतृप्त विलयन। मतलब जब यह अधिक मात्रा में नमक का अवशोषण कर लेगा जल, तो क्या होगा? विलयन संतृप्त बन जाएगा। तो निश्चित मात्रा नमक की जब घुल जाती है जल में, जिससे कि विलयन संतुष्ट हो जाता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। जब आवश्यकता से कम कोई विलेय जब आवश्यकता से कम मात्रा में विलायक में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए हमें 10 ग्राम नमक चाहिए, तो इसमें 10 ग्राम की जगह 8 ग्राम या 7 ग्राम नमक ही मिलाया जाए, तो इस तरीके का विलयन जो बनेगा वो बनेगा असंतृप्त विलयन, यानी कि इसकी मात्रा भी कम है इस विलयन में। तो नमक की मात्रा अगर मान लीजिए 100 ग्राम में 10 ग्राम होती है तो विलयन संतृप्त हो जाता है, और अगर 7 ग्राम ही रहती है, मतलब आवश्यकता से कम रहती है, तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तीसरा है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन तो वह विलयन जिसमें आवश्यकता से अधिक मात्रा में विलेय घुला हो। मान लीजिए कि किसी विलयन को संतुष्ट करने के लिए, इसी विलयन का एग्जाम्पल देखते हैं कि जल को संतुष्ट करने के लिए हमें 10 ग्राम नमक चाहिए, तो हम 10 ग्राम से अधिक नमक इसमें डाल दें, अगर 12 ग्राम या 14 ग्राम नमक डाल दें इसमें, तो नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और विलयन अति संतृप्त हो जाएगा। मतलब संतृप्तता से अधिक नमक इसमें घुल जाएगा, तो वह विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन। अब हम पढ़ेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहले पढ़ेंगे विलेय तथा विलायक की प्रकृति। मतलब विलेय व विलायक की प्रकृति पर भी विलेयता निर्भर करती है। विलेय व विलायक की प्रकृति। अब इसमें देखिए NaCl जैसे हमारा है, ये क्या है? आयनिक ठोस होता है। आयनिक ठोस KCl है, ये भी आपका आयनिक ठोस होता है। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस आपके घुलते हैं किसमें? ध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय विलायक जैसे हो गया जल। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जबकि सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस आपके घुलते हैं अध्रुवीय विलायक में। अब ये आयनिक और सहसंयोजक ठोस कौन कौन से होते हैं? आयनिक ठोस जिसमें आयन बन जाते हैं, जलीय विलयन में जो आयन बनाते हैं, जैसे NaCl है तो ये जलीय विलयन में आयनों में टूट जाता है, Na+ और Cl-। तो इस प्रकार के ठोस को हम कह सकते हैं क्या है? ये आयनिक ठोस।
और सहसंयोजक ठोस जलीय विलयन में आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस। अध्रुवीय विलायक आपका हो जाएगा बेंजीन, जैसे बेंजीन। अब विलेयता को प्रभावित करने वाला ये तो हो गया पहला कारक, विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक है ताप। तापमान में वृद्धि या कमी करके भी विलेयता को प्रभावित किया जा सकता है। वह ठोस जिन्हें घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, जिन्हें घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इस प्रकार के ठोसों की विलेयता कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर इस प्रकार के ठोसों की विलेयता कम हो जाती है। तीसरा है आपका दाब। ये भी विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक है, लेकिन क्या होता है, ठोस और द्रव में दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। ठोस और द्रव में दाब से विलेयता में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि ये ठोस और द्रव क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस व द्रव असंपीड्य होते हैं लगभग, अर्थात दाब लगाकर इनका आयतन परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।